बच्चों, मेरा नाम अरविंद कौशिक है और आप ये वीडियो अपने सबसे बेहतरीन चैनल द कोचिंग जोन प्लस में देख रहे हो। तो आज का वीडियो जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो बच्चे लॉकडाउन के कारण काफ़ी डीमोटिवेट हो चुके हैं। तो वे उन लोगों का मेरे पास मैसेज आता है, फ़ोन आता है, कहते हैं कि सर हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं उन्होंने ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट कर दिया और उस चक्कर में सर क्या होता है, काफ़ी तेज़ वो सिलेबस करा रहे हैं। तो सर हमें ऑनलाइन में ज़्यादा समझ नहीं आता, तो क्या करें सर अब। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ एक काम कर सकते हो कि देखो आपको जो लॉकडाउन मिला है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह इसको ट्रीट करो। ठीक है, अब ये मत सोचो कि सर हम तो फंस गए घर पे, क्या नहीं करें क्या करें, समझ में आ गया। तो देखो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने अंदर वैल्यू एडिशन कैसे करें। ये जितने भी 30, 35, 40 दिन जितना भी लॉकडाउन चलने वाला है, तो अगर आप मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, मेरी बातों को अच्छी तरीके से ध्यान से सुनोगे, तो जब आपका स्कूल ओपन होगा तो उस टाइम पे जब स्कूल में पहुंचोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो चुका होगा। समझ में आ गया। क्योंकि क्या होता है कि अब आप ड्यूरिंग दिस टाइम कुछ नहीं करने वाले। जो स्कूल में टीचर कराते हैं आप उनका सुनते हो, ध्यान से लगाते हो या नहीं लगाते हो, वो वीडियो ऑफ कर लेते हो। ठीक है ना। तो टीचर्स को कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है, तो वो अपना धड़ाधड़ कराते रहते हैं। तो अब मेन काम ये है भाई, अब ऐसा मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, कि वैल्यू एडिशन कैसे होगा। तो मैंने कहा आपको आप मिनिमम या मैक्सिमम 30 दिन मान के चलो कि भाई हमारे पास 30 दिन ही हैं। तो 30 दिन में आप वैल्यू एडिशन अपने अंदर कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं देखो आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा इस टाइम पे, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, काफ़ी प्रीसियस टाइम है आपका। आप जैसे भाई ऑनलाइन साइट पे जो भी चीज़ें चल रही हैं कि भाई ये ऑनलाइन कोर्स कर लो, वो ऑनलाइन कोर्स कर लो, है ना, तो वो कोर्सेज को छोड़ो अभी। ठीक है, देखो कोर्सेज का मतलब ये है कि जैसे भाई ये होता है ना कि भाई ये वीडियो एडिटिंग का सीख लो, ये सीख लो, ठीक है ना, वो आपके लिए नहीं है, वो वीडियो की नहीं और औरों के लिए है। तो देखो अब आप इन 30 दिन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग क्या करो, जो क्लास 11 थी, देखो कुछ जो सीरियस बच्चे थे उन्होंने क्लास 11th को अच्छे से किया है, उनके लिए भी वीडियो है। जिनको लगता है कि सर हमने कुछ खासा सा नहीं करा बट हम 12th में काफ़ी सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो चाहते हैं कि सर पता नहीं सर क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, तो उनका तो पता नहीं भाई, भगवान भरोसे कि क्या होगा। ठीक है, तो मैं अभी क्या है ना आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा क्लास 11th के। आपको ना सिंसियरली उन पे काम करना है। जैसे जैसे जो आपको बताऊंगा कि भाई 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा, उसी अकॉर्डिंग से आपको फॉलो करना है बिल्कुल। और मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ कि आप 30 दिन के बाद जब भी आप स्कूल में पहुँचोगे या फिर आपने कवर करके देखोगे कि भाई मैं 30 दिन पहले क्या था और अब क्या हूँ, देखो सीरियस फॉलो करना इन स्टेप्स को, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि देखो आप मेहनत करोगे तो फायदा आपका ही होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि भाई आप फायदा करो, आप पढ़ोगे या फायदा किसी और का होगा। ठीक है, तो सबसे पहला आप देखो फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में आप क्लास 11th की जो फिजिक्स है उसको आप डिवाइड करोगे। ठीक है ना, तो क्लास 11 की फिजिक्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो भाई आपकी है ये फिजिक्स, भाई फिजिक्स है क्लास 11 की, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, पार्ट 1 क्या है आपका, मैकेनिक्स। ठीक है, तो आपकी फिजिक्स जो है वो इस टॉपिक के बिना अधूरी है। ठीक है, अगर कोई कहता कि नहीं सर मैं क्या ना अभी जो 11th 12th की मैकेनिक्स छोड़ दूंगा और IIT JEE में काफ़ी अच्छी रैंक निकाल दूंगा, तो भाई बहुत मुश्किल काम है ये। ठीक है, तो पहला पार्ट है मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स में आप क्या करो, कुछ 5 टॉपिक के आसपास है टॉपिक इनमें मैकेनिक्स में। पहला आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस टॉपिक को करो आप अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी टॉपिक लिख देता हूं पहले, मोशन इन अ प्लेन।
या फिर मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, ये है प्लेन है ये। अगला हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ये है। इसके बाद हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। और जो इसमें लास्ट टॉपिक बचता है वो है हमारा रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, रोटेशनल मोशन। देखो तो हमारे कितने बन गए, हमारे चैप्टर बन गए 1 2 3 4 एंड 5। देखो अब यहीं पे बता रहा हूं, जिनको लगता है कि सर हमारा इन जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में हमारी अच्छी तैयारी है, ठीक है ना, अच्छी तैयारी इन द सेंस कि हम न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, हम इसके थ्योरी भी आती है हमें, तो वो लोग क्या करें, वो लोग जो इन टॉपिक्स के हमारे जो प्रीवियस हमारा नीट है ना, नीट और जो जेई में जो मेन और एडवांस के क्वेश्चन देख लेना, जो इनके क्वेश्चन आ रखे हैं आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। जैसे भाई पहले इस चैप्टर के खत्म करोगे, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके, ठीक है। और आपको सिर्फ क्या करना, ओनली न्यूमेरिकल्स, ठीक है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट काफी कम आते हैं इसमें से, तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स करना है, ठीक है। अब दूसरा वो, अब कहेंगे सर हमने तो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी थी क्लास 11, बट हम बहुत सीरियस हैं सर अब की बार क्लास 12 में, तो आप क्या करो, इनके जितने भी ये हैं आपके ये 5 टॉपिक्स, इनके आपके पास बुक्स होंगी आपकी एसएल अरोड़ा या फिर प्रदीप, है ना, एसएल अरोड़ा या फिर प्रदीप की ये किताब होंगी। आप इनकी पहले फटाफट थ्योरी कर ले, है ना, थ्योरी करोगे आप, थ्योरी करते ही उसका एक बार उसके न्यूमेरिकल्स कर लेना। देखो एक टॉपिक खत्म होते है उसके न्यूमेरिकल कर लेना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपकी ये वाले धीरे धीरे क्या होगा, आपका काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब जिन दो आप कैटेगरी देखो दूसरी, अब एक टाइप के और बंदे हैं, वो कहेंगे सर हमने क्या हमारे थ्योरेटिकल तो काफी अच्छा है, न्यूमेरिकल में कमजोरी है हमारी, तो क्या करोगे, सिर्फ जो इन दोनों किताब के हैं वो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद क्या है, आप सिर्फ जो नीट और जेई के जो नीट या फिर जेई के जो जेई मेन सिर्फ, है ना, मेन एडवांस छोड़ो, तो जेई मेन, तो नीट और आपकी जो जेई मेन है इनके क्वेश्चंस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब कोई कहेगा सर नहीं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इस टाइम पे लॉकडाउन चला हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो ये किताब है ना, इन किताबों का हमारा एक कंपटीशन सेक्शन होता है, तो उस कंपटीशन सेक्शन में आप जाके इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल कर लोगे, ठीक है। तो देखो ये वाला करने के बाद अब इनको देखो डिवाइड कैसे करोगे। मैंने आपको कहा कि आप मैक्सिमम 30 डेज मान के चलो, 30 डेज में आपको देखो एक दिन में आपको 1.5 घंटा ही देना, बस उससे ज्यादा तुम नहीं दे पाओगे भाई, 1.5 घंटा दे दो, 3/2 आवर्स, तो देखो आपको क्या लगता है 45 आवर्स होगा भाई, ठीक है ना। तो 45 आवर्स में आप लोग क्या कर सकते हो, 45 आवर्स में इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। देखो तो इस टॉपिक में देखो हमारा क्या है, खासकर देखो ये जो 2-3 ये ना ये दोनों खास करके हमारा जो क्लास 12th में है उसमें भी मैकेनिक्स थोड़ी बहुत जरूरी काम आएगी, ठीक है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 पार्ट 2 में देखोगे, है ना, और किरचॉफ लॉ में आपका क्या होगा, किरचॉफ लॉ में भी कहीं ना कहीं ये यूज होगा, उसमें देखना ज़्यादा यूज होगा नहीं होगा, पर मेन जो पहले 2 हमारे उनमें ये यूज होने वाला, अगर चलो यूज नहीं भी होता है तो हमें क्या है, हमें काम तो आएगा ये, ठीक है। तो इसका आप इसको रिवीजन भी करते रहना बाद में, जैसे 3 महीने बाद एक बार फटाफट अपने जो क्वेश्चंस करे हैं उनका, और इनके क्या ना आप है ना एक अलग से नोटबुक लेके, है ना, एक सेपरेट नोटबुक लगाना, और उसमें क्या ना फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूले जितने भी हैं फॉर्मूलेज लिखना। उनके बाद क्या है आप लोग, जैसे वही होता है ना, कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं, ये मतलब आपको क्या होगा, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से आपको गिनती के आपको 10 या 12 क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से नोट करना है, ठीक है। तो 12 to 15 क्वेश्चंस होंगे पर चैप्टर, इसमें ज्यादा होंगे, जो रोटेशनल मोशन है इसमें काफी ज्यादा होंगे, तो आप इसके थोड़े ज्यादा कर लेना, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन क्या करोगे, विद स्टेटमेंट नोट करोगे, तो आपको क्या होगा ना, जैसे क्या होगा, ये क्वेश्चन आप बार बार तब देखोगे तो आपको ये
रिकॉइल हो जाएगा फटाफट कि भाई अच्छा हाँ मैंने ये किया था, तो ये फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला पोर्शन मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। हालांकि अब कोई कहेगा सर हमें मैकेनिक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या कर सकता है, वो है ना इस मैकेनिक्स को छोड़ के एक सेकंड पार्ट कर सकता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपको पता है वॉल्यूम 2 थी आपकी, उसमें क्या हमारी जितनी भी जैसे सॉलिड प्रॉपर्टीज है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज है, और क्या थर्मल प्रॉपर्टीज है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है ना, थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हमारा क्या है, जैसे इसमें ओसिलेशंस है, वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, तो वो टॉपिक ही भी कर सकता, तो उनको भी आप बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो कर लोगे। और वो टॉपिक क्या कंपैरेटिव काफ़ी आसान है, कंपैरेटिव आसान है, लास्ट के 2 को छोड़ के वो काफ़ी उसमें न्यूमेरिकल्स और काफ़ी तकलीफ होती है बच्चों को, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर होगी, है ना। अगर आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर है तो मैं अब चलता हूँ केमिस्ट्री की तरफ। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी आपको बता दूँ मैं कि केमिस्ट्री में देखो क्या होता है आपका। केमिस्ट्री में जो क्लास 12th है ना, उसमें जो ऑर्गेनिक आती है वो बिल्कुल भर भर के आती है। ठीक है, भर भर के बिल्कुल और अच्छी तरीके से, और काफ़ी परेशान कर देगी आपको। ठीक है, अब कहोगे आप सर परेशानी से बचने के लिए क्या करें हम, तो अगर आप बचना चाहते हो तो देखो आपको सेपरेट टाइम अब इसके अलावा उस पर भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अलावा देखो अब केमिस्ट्री में भी बताऊंगा आपको क्या क्या टॉपिक करो, खासकर ऑर्गेनिक के और 1-2 चैप्टर और हैं, आप उनको भी कर लो तो बहुत अच्छा तुम्हारे लिए। ठीक है ना, तो चलो अब मैं केमिस्ट्री में चलता हूँ कि देखो केमिस्ट्री में क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो आपकी क्लास 11 की केमिस्ट्री है ना, जो क्लास 11th की केमिस्ट्री है उसमें आपको क्या करना है, आपको पहला फोकस होना चाहिए आपका ऑर्गेनिक का। ठीक है, पहला फोकस किस पे होना चाहिए, ऑर्गेनिक का पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्लास 11 में क्या क्या टॉपिक थे हमारे, ये थे हमारे IUPAC, है ना, IUPAC, इसमें नेमिंग थी, इसमें नेमिंग थी और कुछ कंपाउंड थे। ठीक है ना, और कुछ कंपाउंड थे, उन कंपाउंड्स को भी देख लेना आपने। ठीक है, जैसे भाई हमारा ये टोलिन था, एनिलीन थे, कुछ नेमिंग भी आएगी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, हमारा ये जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC होता है। ठीक है, तो GOC में देखना हमारे क्या क्या टॉपिक होते हैं इसके अंदर। देखो ये वाला बहुत ज़्यादा यूज होने वाली, ये वाली बहुत यूज होने वाली क्लास 12th में। और इसके बाद होता है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म, जो रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं ये आपका जो 11th में ये हाइड्रोकार्बन होता है उसमें काफ़ी आता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दोनों ही काफ़ी यूज होते हैं उसके अंदर भी। ठीक है, हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को, ये है हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है, 2 टाइप का होता है हमारा, ये जियोमेट्रिकल और हमारा ऑप्टिकल होता है। तो ये वाला पोर्शन काफ़ी आता है क्लास 12th में। ठीक है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा 4, ये IUPAC, GOC, रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, और हमारा एक चैप्टर और रहेगा इसके अंदर, वो देखो वो चैप्टर हमारा है, और ये क्या नाम हमारा, ये हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स, वो हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स अगर आपने देखो ये खासकर ये 2 टॉपिक अच्छे से अगर कर लिया आपने, आइसोमेरिज्म का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है, तो अगर आपने ये 3 कॉन्सेप्ट अगर अच्छी तरीके से कर लिए तो हाइड्रोकार्बन आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल है। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। अगर इसको करने के बाद भी किसी को लगता कि सर और क्या होना चाहिए था, तो और देखो आपको बताता हूँ, आपके केमिस्ट्री में क्लास 11 में हमारा एक तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार हमारे कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे भाई हमारी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एंथैल्पी है, ठीक है ना, ये हाइड्रेशन एनर्जी है, ये काफ़ी कॉन्सेप्ट आएगा, एसिडिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर है, ठीक है ना, तो ये काफ़ी चीज़ें आती है, साइज है, तो ये हमारा SP ब्लॉक में भी काफ़ी आने वाला है। तो आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से देख लेना भाई क्लास 11 की। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग
देखो केमिकल बॉन्डिंग ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में आप जितने भी क्या है हाइब्रिडाइजेशन सीखोगे, हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ हमारे कुछ रूल्स भी आते हैं इसमें, ठीक है ना, फजान रूल, ये काफ़ी रूल है इसके अंदर। तो केमिकल बॉन्डिंग करने के बाद अब आप लोग देखोगे ये, ठीक है ना। तो आप इस पे भी ऐसे कर लो। अब आप क्या करोगे, इन केमिस्ट्री को आप है ना एक दिन में सिर्फ 1 घंटा पढ़ोगे, सिर्फ 1 आवर डेली, 1 आवर डेली। देखो ये केमिस्ट्री है, 1 घंटे से ज्यादा पढ़ोगे तो दिमाग बिल्कुल खा जाएगी तुम्हारा, ठीक है। तो 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अभी क्या है ना, इन टॉपिक्स को अगर आप 1-1 घंटा दोगे, अगर 30 दिन होगा तो 30 डेज में इंटू में 1 करोगे तो 30 आवर्स में आपका लगभग ये निपट जाएगा, ठीक है ना। देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमारे। अगर तुमने ये कर लिया, अगर तुम लोगों ने ये कर लिया ना, तो देखो फिजिक्स में आप लोग मेहनत कर चुके काफी, जो आपको बताया था। केमिस्ट्री में अगर आप लोगों ने ये टॉपिक कर लिया ना, तो देखो जब जब जैसे ही आप स्कूल में एंटर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही पीक पे होगा बच्चों, अलग बिल्कुल। आप मेरे को बिलीव करो, अपने पे बिलीव करो, ठीक है ना। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको बिल्कुल सही होगा। और आपका फिर क्या होगा ना, फिर आपका जो पढ़ाई में आगे मन भी लगने लग जाएगा, क्योंकि देखो आपने ये टॉपिक पढ़ चुके हो, बेसिक आपको आ चुका है। तो जो भी आगे चलेंगे हम लोग, जैसे जो भी टीचर तुम्हें पढ़ाएगा आगे या फिर हम भी पढ़ाएंगे, तो क्या होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस लेवल वाकई में बढ़ जाएगा। फिर आपको आगे और भी ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा, ठीक है ना। ऐसा करते करते आप लोग क्लास 12 में काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आओगे, और साथ साथ में फिर क्लास 12 के बाद जो भी आपका पेपर होना नीट जेईई का, उसमें भी काफ़ी अच्छी रैंक लेके आ सकते हो आप। क्योंकि आपने जो क्लास, देखो बच्चों को तकलीफ मेन क्लास 11 से होती है, क्योंकि क्या होता है वो 10th से एकदम 11th में आते हैं और उनकी दुनिया बदल जाती है बिल्कुल, ठीक है ना। देखो माइंड करना इन वर्ड्स को, दुनिया क्या, देखो 10th में क्या होता है ना, एक इतनी सी किताब होती है मैथमेटिक्स की, है ना, साइंस की इतनी सी किताब होती है एक एनसीईआरटी की, ठीक है। अब देखो अब क्लास 11 में आते क्या होता है, रेफरेंस बुक एक एक पार्ट इतना मोटा मोटा है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो 10th और 11th में काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो क्या बच्चे जो उनकी आदत हो चुकी है ना 10th में पढ़ने की, हाँ हो जाएगा हल्का हल्का सिलेबस है, वही आदत रहती है उनकी क्लास 11th में भी। तो जब तक वो सीरियस हो पाते हैं तब तक आधा टाइम निकल जाता है, और तब फिर वो समझते कि भाई हमारे पेपर आएंगे, कभी ना फेल ना हो जाए, ठीक है ना। ये मैं देखो बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। ये बच्चों के साथ दिक्कत होती है, मैं इनको बहुत समझाता हूँ पर फिर भी बच्चे नहीं समझते, ठीक है ना। वो समझ आने पे समझेंगे, फिर जब तक क्या होगा, जब तक तो भाई कुछ और ही हो चुका होगा, ठीक है ना। अब बताता हूँ तुम्हें मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में ज़्यादा नहीं है, मैथमेटिक्स में गिनती के 2 टॉपिक है, आप 2 टॉपिक कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 टॉपिक में आपको मैथमेटिक्स में क्या करना है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में आपको क्या करना, क्लास 11th मैथमेटिक्स क्लास 11 में आपको सिर्फ 2 टॉपिक कर लो, वही बहुत तुम्हारे लिए 2 टॉपिक कर लो वही है। एक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो आप ये ना करना चाहो तो इनको देखो दोनों पार्ट कर लेना इसके, ठीक है। हमारे क्या थे जो आइडेंटिटीज थी क्लास 11 में, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी से अच्छी तरीके से कर लेना इसमें, ठीक है। क्योंकि जो आपकी ये आइडेंटिटीज हैं काफ़ी यूज होने वाली क्लास 12 में भी, ठीक। क्योंकि देखो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, बार बार इन चीज़ों की यूज पड़ेगी तुम्हें वहाँ पे भी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर आइडेंटिटीज दोनों कर लेना पक्का, ये तो करना ही करना तुम्हें, ठीक है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें मैथमेटिक्स में क्लास 11 जो तुम्हें करना है वो आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। ये टॉपिक कर लेना, ये 2 टॉपिक है सिर्फ, ठीक है ना। देखो ये 2 टॉपिक है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखो जो एक कॉन्टिन्यूटी है ना, अभी क्लास 11 में टीचर चाहे तुम्हें कितना ही समझा लो, तुम लोगों की ये चीज़ दिमाग में नहीं घुसती, ठीक है। बट अब क्लास 12 आ चुकी है, अगर आप ये थोड़ा सा ब्रशअप करके आओगे 11th का, तो जब 12th में आपको थोड़ी बहुत समझ पक्का आएगी, ठीक है ना। समझ पक्का आएगी, तो समझ अगर पक्का आएगी तो हमारा जो स्टार्टिंग है चैप्टर नंबर 5 जो आपका, ठीक है ना, जो आपकी कॉन्टिन्यूटी एंड जो डिफरेंशिएशन है क्लास 12th में, तो उसमें काफ़ी हेल्प होने वाली है आप लोगों की, ठीक है। तो आप मेरे इन टॉपिक्स जो भी मैंने आपको बताया, इस वीडियो को बिल्कुल सीरियस वे में लेना,
और अपना क्या है, जो भी मैंने कंटेंट यहाँ लिखवाया बोर्ड पे, इसको एक अच्छे से पेज पे लिखना और कहीं दीवार पे या फिर कहीं अपने आसपास की चीज़ों चिपका देना, ताकि आप उसको देखते रहें, बार बार आपको लगता रहे कि नहीं सर हमें कुछ करना है, कुछ करना है। ठीक है, अगर आप देखो इस लॉकडाउन के टाइमिंग को अगर अच्छी तरीके से यूटिलाइज अगर तुमने कर लिया, ठीक है ना, तो आपकी वैल्यू एडिशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बस तुम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, देखो कोई लोग क्या है बिल्कुल मस्ती में रहते हैं कि सर पता नहीं भाई फायदा होगा नहीं होगा, वो क्या करेंगे, देखो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम लोग पहले 1-2 दिन तो पूरी एनर्जी में रहोगे, ठीक है, फिर 3-4 दिन के बाद फिर एनर्जी तुम्हारी लूज हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब ऐसा क्या करें जो हम पूरा मोमेंटम में रहें बिल्कुल एंड तक। ठीक है, तो आप एक काम करना, आप अपने मम्मी पापा को देखना। ठीक है ना, आपके मम्मी पापा देखो बेचारे बड़ी मुश्किल से तुम्हें पढ़ाते हैं, ठीक है ना, बड़े मुश्किल से पैसा अरेंज करते हैं। अब देखो लॉकडाउन में क्या होगा, किसी की तो पापा को सैलरी से मतलब सैलरी नहीं मिल रही, किसी को जॉब से निकाल दी, तो कितनी तकलीफ में है पेरेंट्स। ठीक है ना, तो देखो तकलीफ में लोग हैं, तो अब उनकी तकलीफ को आप लोग काफ़ी सीरियस ले लो बच्चों। वो चाहते हैं कि आपका भला हो, आप एक काफ़ी सक्सेसफुल इंसान बने। ठीक है ना, आपको आपकी समझ बढ़े, तो समझ देखो जो समझ को समझाने का टाइम आ गया, समझ में आ गया, समझ को समझाने का टाइम आ गया। ये देखो लॉकडाउन हमारे लिए बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट बन सकता है अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी तुम्हें मिल चुका है। तो अब बार बार ये बात याद रखना, ठीक है ना, अगर आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओ कि भाई, या फिर हमारा क्या होता है ना कि भाई एनर्जी हमारा क्या है, बैटरी चार्ज करी थी सर 2 दिन में खत्म होगी हमारी, तो ठीक है ना, तो अपने आप को बूस्ट करो। ठीक है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर देखो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो 30-35 दिन के बाद आप में इतनी एनर्जी आने वाली बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बच्चों इन सभी बातों को ध्यान देना और काफ़ी अच्छी मेहनत करना। ठीक है, लॉकडाउन के बाद आपको डेफिनेटली फ़ायदा लगेगा इन बातों का। ओके, थैंक यू वेरी मच।